सभी को नमस्कार। सामने एक फुल लेंथ टेस्ट ऐसे पेपर का दिख रहा होगा। कुछ दिन पहले ही लिया गया था ये फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें कि सेक्शन ए से 4 ऐसे दिया गया था, सेक्शन बी से भी 4 ऐसे था और सेक्शन सी में भी जो बिहार आधारित कहावत और मुहावरे पूछता है वहाँ से भी 4 क्वेश्चन दिया गया था। आज के इस लेक्चर में सेक्शन सी का जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हरबरी के ब्याह में कनपट्टी पर सिंदूर, इस निबंध को किस तरीके से लिखा जाए, खास करके भूमिका में क्या बात आनी चाहिए, इसके बॉडी पार्ट में क्या बात आनी चाहिए और निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए। लगभग 800 शब्दों में, जैसा कि बीपीएससी का दिशा निर्देश होता है 700 से लेकर 800 वर्ड में लिखना होता है, तो मैं कंप्लीट इस का मोडानफर ही डिस्कस करूंगा। अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। खास करके उनको जो अभी भी इस तरह के निबंध नहीं लिख पाते हैं बिहार स्पेसिफिक कहावत और मुहावरे का, तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी इस का पीडीएफ, मतलब जो मोडल मैं डिस्कस करूँ उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जीएस पेपर फर्स्ट या सेकंड में कुछ दिक्कत हो रहा है या निबंध में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो कई सारे लेक्चर 70 बीपीएससी मेंस के लिए मैं लिया हूँ। सारे वीडियो का प्लेलिस्ट में नीचे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे मतलब कि डाल देता हूँ, आप वहाँ पे देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी आने वाले समय में भी और भी कई तरह के मैं लेक्चर लूँगा। हालांकि अभी आपको पता है कि 18 मार्च को हाईकोर्ट में मतलब कि सुनवाई हुआ, बाकी 19 मार्च को भी होने वाला है। तो अब देखते हैं इसमें जजमेंट क्या आता है। बाकी देखिए, जजमेंट ठीक है जो भी आए, लेकिन चाहे 70 मेंस दे रहे हो या 71 की तैयारी आप पढ़ाई करते रहिए, चाहे पीटी पढ़ो या मेंस पढ़ते रहो। बाकी चूँकि मामला सब कुछ अब कोर्ट में ही है, तब कोर्ट जैसा निर्णय देगी वैसा हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो आइए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा कि हरबरी के ब्याह में कनपट्टी पर सिंदूर, मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी काम आप जो है ना धैर्यपूर्वक नहीं किए, मतलब कि इसलिए आपको उसका परिणाम जो है ना जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, तो आपने धैर्य नहीं दिखाया, आपके अंदर पेशेंस नहीं था, तो आप इस ऐसे को किस तरीके से लेकर जा सकते हैं भूमिका में। देखिए, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में धैर्य का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक। यह एक व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ, गंभीर व सोचपरक के साथ साथ किसी भी तथ्य या कार्य को बिना सोचे समझे नहीं, जबकि तार्किक और अर्थपूर्ण आधार पर करने व उसे अंजाम देने में भूमिका अदा करता है, ठीक। धैर्य की बात हो रही है। जबकि इसके विपरीत धैर्य का परिचय जो नहीं देते हैं, जो पेशेंस नहीं रखते हैं, उनके कार्यों के परिणाम या तो उनके अनुकूल नहीं होते या वे उसमें सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस कड़ी में बिहार में प्रचलित इस कहावत का प्रयोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में किया जाता रहा है कि हरबरी के ब्याह में कनपट्टी पर सिंदूर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट, जैसे एक बार आप यहाँ ये भूमिका ऐसा कुछ लिखें जो कि इस ऐसे के थीम के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट जब भी कभी पैराग्राफ लिखें, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको इस पैराग्राफ से इसको लिंक करना पड़ेगा। इसको अगर लिंक हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं कि नहीं भाई, ऐसे में फ्लो काफ़ी अच्छा था, और बेहतर मार्क्स के लिए पूरे के पूरे ऐसे में फ्लो होना चाहिए। फ्लो का मतलब कि स्टार्टिंग इस वर्ड से लेके अंतिम निष्कर्ष, जो आप अंतिम शब्द होगा आपका, उसके बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, लिंक ब्रेक नहीं होना, आपको बेहतर मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि दिए गए उपरोक्त निबंध से आशय है कि, मतलब अब यहाँ लिंक करने की कोशिश किया जा रहा है। दिए गए उपरोक्त निबंध से आशय यह है कि जिस प्रकार जल्दीबाजी में एक दूल्हा माथे पर सिंदूर लगाने की जगह कनपट्टी पर सिंदूर लगा देता, उसी प्रकार जल्दीबाजी में हमारे द्वारा किए गए कार्य भी गलत हो सकते हैं, उसके परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं, हमें आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ सकता है। अतः कि जल्दीबाजी से बचकर हम लोगों को कार्यों की गंभीरता, उसके विभिन्न आयामों को अच्छे से जाने समझे बिना कार्य को अंजाम नहीं देना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। तो मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि कई लोग, जब मैं कई कॉपी चेक करता हूँ ऐसे का, तो देखता हूँ कि डायरेक्ट मतलब इस कहावत या मुहावरे के मीनिंग को ही बता देता है। देखिए, वो भी लिखना सही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी निबंध या कुछ भी लिखने से पहले या तो कोई आप एक कविता यहाँ लिख दें, ठीक ना, या कोई किसी का स्टेटमेंट लिख दें, या कोई अगर स्टोरी है तो वो लिख दें, या कुछ और कुछ लिख के तब कुछ 5-6 लाइन में इस तरह से कुछ भूमिका गढ़ें, तब जाके सेकेंड पैराग्राफ में उस
कहावत या मुहावरे को इस तरह से मीनिंग बताओ, एक अच्छा तरीका माना जाता है ऐसे का, ठीक ना। बाकी जो भी है, अगर डायरेक्ट अगर मीनिंग से भी अगर कुछ नहीं आता, मीनिंग से शुरू करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या है कि अब फिर देखिए तीसरा पैरा जो हम लोग लिखेंगे तब कैसे दूसरे से कैसे लिंक कैसे करेंगे, लिंक का वो कैसा शब्द है देखिए। अब यहाँ लिखा होगा निबंध के अगले कड़ी में हम चर्चा करेंगे, तो यही हो गया निबंध के अगले कड़ी में हम चर्चा करना, मतलब कि सेकेंड पैराग्राफ को थर्ड से हम लिंक कर रहे हैं और इस पूरे ऐसे मेरा फ्लो बना हुआ है। चर्चा करेंगे हड़बड़ी क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक। मतलब कुछ आप यहाँ क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, क्या इसके परिणाम दुखद या हमारे प्रतिकूल ही होंगे, या फिर हड़बड़ी के साथ अपने नियंत्रण प्रयास, या फिर हड़बड़ी ना करके थोड़ा सोच विचार करके ही क्यों करना चाहिए। इन्हीं संदर्भों में विस्तार से चर्चा करेंगे। मतलब कि आप यहाँ जो कॉपी चेक करेंगे उनको ये बात बता दिए कि हम जो ऐसे में क्या क्या लिखने जा रहे हैं, एक यहाँ पे आप क्वेश्चन बना दिए। अब इसी पॉइंट को बारी बारी से अलग अलग पैराग्राफ अपने को क्या करना है ओपन करना। अब देखिए अब यहाँ सर्वप्रथम कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ को एनालाइज किया है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। पारिवारिक स्तर पर बात करें तो हम पाते हैं कि अगर कोई परिवार के बड़े सदस्य कुछ समझाते हैं या किसी गलत काम को करने से मना करते हैं तो हमें गुस्सा आता है और हम तत्क्षण बिना कुछ सोचे समझे आवेश में उनके प्रत्युत्तर के साथ कड़ी बातें भी सुना देते हैं। हालांकि यह कृत अनुशासन या शिष्टाचार के विरुद्ध है। इसलिए कबीरदास की पंक्ति में मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हुई शीतल हो। अब देखिए मैं बार बोलता हूँ कि जब भी कभी आप बॉडी पार्ट लिखें तो उसमें कुछ ऐसे कुछ दोहा आ जाए, कुछ पंक्ति आ जाए, तो ये आपके मास को इंक्रीज करेगा। और ऐसा नहीं कि दोहा या पंक्ति कुछ और लिखना है, उसके रिलेवेंट ही लिखना है, उसके इर्द गिर्द ही लिखना है, कुछ ऐसा नहीं लिखना जो मतलब पूरा उससे कहीं रिलेवेंट ही नहीं हो। अब आगे देखिए यहाँ क्या है, अर्थात हमें जल्दीबाजी नहीं जबकि सोच विचार मधुर वचन बोलने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर अक्सर हम लोगों ने पाया है कि अगर हम लोग कोई कार्य करने जा रहे हैं तथा हमने उस कार्य की जांच नहीं की, उसकी गंभीरता को नहीं परखा और उसे करने के लिए चल पड़े तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि असफलता हाथ लगने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक ना, और हम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य को अंजाम नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार इस तथ्यों को सही तरीके से विचार करना बहुत ही क्या है आवश्यक है। अब आगे देखिए कुछ और आप एग्जाम्पल एक दो दे सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में हम जब कभी परीक्षाएं देते हैं तो एक अलग प्रकार का दबाव और एक मानसिक तो हमारे पर रहता ही रहता है। कई बार हम लोग उस दबाव में याद किए हुए तथ्यों और अवधारणाओं को भी भूल जाते हैं। जब परीक्षा हॉल में परीक्षा देने बैठते हैं तो प्रश्न देखकर लगता है कि मुझे इसके हल आते हैं तथा उसे मैं हल कर सकता हूं, लेकिन जब हम हल करना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ हम भूल जाते हैं, अवधारणाओं कुछ कॉन्सेप्ट भूल, या फिर प्रश्न की प्रवृत्ति या स्वभाव को गहनता से जांच किए बिना ही हल करना प्रारंभ कर देते हैं। परिणाम होता है कि हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। सबके साथ होता है, हड़बड़ी में करते हैं, बहुत गलत हुआ होगा, ठीक ना, तो ये रियल चीज़ लिख सकते हैं। हालांकि गलत होना एक अलग बात है, ठीक है गलत हो गया, जबकि हमारे प्रश्न की मांग कुछ और कहती है, हम कुछ और लिख कर चले जाते हैं, मतलब हड़बड़ी में ऐसा काम होता है ना। इसके मुख्य कारण पर नजर डालना है तो जल्दीबाजी के साथ अपनी धैर्य का परिचय ना देना है, ठीक ना। और इसके अलावा ये हो सकता है कि आप उचित अभ्यास नहीं किए हुए, ये भी एक कारण हो सकता है। अतः अभ्यास करना बहुत ही क्या आवश्यक है, ठीक ना। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो हमको असफलता हाथ लगनी जो है ना निश्चित है। इसलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान रफी आवत जात के फिर प्रतिफल। अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को अभ्यास से जोड़ दिए और यहाँ एक दोहा पंक्ति भी लिख दिए, तो ऐसा आप कोशिश कर सकते हैं। आगे देखिए अर्थात लगातार अभ्यास करने से हमें सफलता अवश्य मिल सकती है। अब देखिए फिर यह पैराग्राफ खत्म किया, हालांकि थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है। अब इस चीज़ को अब यहाँ से शुरू करेंगे आप, जब आप हैंड रिटन लिखेंगे, ठीक है, जो टाइपिंग में थोड़ा सा पैराग्राफ नहीं बन पाता है। तो अब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो दृष्टिगत होता है कि 1857 क्रांति, जिसकी निर्धारित तिथि 31 मई 1957 को तय की गई थी, लेकिन क्रांतिकारियों के दिल के अंदर की ज्वाला इतनी धड़क रही थी उन्हें इंतजार करना बर्दाश्त नहीं हुआ। यह तब 10 मई 1857 को विद्रोह की बिगुल मेरठ से फूंक दी गई। मेरठ से कूच कर क्रांतिकारियों ने दिल्ली में चढ़ाई कर दी और दिल्ली को भी अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन यह सफलता कुछ क्षण की थी। तत्पश्चात अनियोजित तरीके से इस विद्रोह को सफलतापूर्ण दबा दिया। ये आप लिख सकते हैं। यहाँ परिलक्षित होता है कि तमाम क्रांतिकारी नेताओं ने बिना एक
ठोस रणनीति या कायना के मैदान में उतर कर अंग्रेजों की मजबूत सेना को चुनौती दी, जो कि आग में कूदने के समान थी। जबकि अगर एक साथ एक ठोस नीति के तहत युद्ध लड़ा जाता तो परिणाम शायद कुछ और होते, क्योंकि कई अंग्रेज अधिकारियों का कहना था कि अगर इस युद्ध में सिंधिया और होलकर तथा कुछ स्थानीय राजाओं ने उनका साथ ना दिया होता तो उन्हें भारत से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ सकता था। अब देखिए कैसे इतिहास से भी ऐसे करके लिंक कर सकते, लेकिन हाँ ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, ये लेखन क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह के फ्लो में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चूँकि बिहार के इस कहावत पर हम बिहार की विशेष चर्चा ना करें तो रुचिकर नहीं होगा। अब देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, चूँकि बिहार के इस कहावत पर हम बिहार की विशेष चर्चा ना कर रुचिकर नहीं होगा, तो अभी लिंक करने की बात कर रहा है और ऐसे में कुछ जान फूकने की बात हो रही है। लगभग प्रत्येक वर्ष हम लोग देखते हैं कि बिहार में बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह जाता है, बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, सड़क क्षति, राष्ट्र नुकसान आदि हमें झेलने होते हैं। लेकिन इस नितांत समस्याओं को प्रतिवर्ष राहत कार्ड चलाकर पैसे, खाना, अल्पकालीन सुविधाएं, रहने का स्थान, स्वास्थ्य आदि उपाय कर तो दिए जाते हैं, लेकिन एक दीर्घकालिक उपाय नहीं किए जाते, अर्थात ऐसे उपाय जिससे इस समस्या का जड़ ही समाप्त हो जाए, ऐसा प्रयास नहीं होता है। ठीक ना, चलिए अब हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि क्या हड़बड़ी में कार्य करने ही नहीं चाहिए। कभी कभी हम लोगों को कुछ कार्य करने की जल्दीबाजी भी होती है, जिसे हम तत्क्षण अंजाम देना पड़ता है। जैसे कि अगर कहीं अपराध हुई और वहाँ पुलिस द्वारा कार्रवाई, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद, इमरजेंसी अस्पताल में चिकित्सकों की सूझबूझ आदि, इस प्रकार जल्दीबाजी में कार्य करने वाले पहले से ही जो है ना दी गई उसको ट्रेनिंग होते हैं, इस कारण वे बेहतर ढंग से उस काम को अंजाम दे पाते हैं। मतलब कुछ इसके अगेंस्ट में भी एक दो पैराग्राफ हमें यहाँ पे लिखने का कोशिश किया जा सकता है। कभी कभी हड़बड़ी के परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, जैसे कि जल्दीबाजी सड़क पर चलने से गाड़ियों से टक्कर, सड़क चलते जो है ना आदमियों से टक्कर, कर्वी शब्द का प्रयोग, कोई गलत कृत्य का अंजाम देना भी अशोभनीय हो जाता है। मतलब कि जल्दीबाजी में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है व्यक्तिगत स्तर पर हमें किसी भी कार्य के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को समझने के साथ उसकी गंभीरता को समझते हुए अपने विवेक व कौशल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिसने भी हिम्मत रखा, धैर्य रखा, हौसले नहीं छोड़े, निरंतर कर्तव्य पथ पर चलते रहे, पॉजिटिव के साथ कार्य करते रहे, उन्होंने इस युग में परिवर्तन कार्य कर दिए, चाहे गांधी हो, महात्मा बुद्ध हो, नेहरू हो, पटेल हो, विवेकानंद हो। अतः इनके लिए सम्मान के शब्द में कहा जा सकता है कि कुछ लोग वक्त के साथ ढल गए, कुछ लोग वक्त ही क्या कर गए, बदल गए। आप ऐसे करके भी एक भूमिका मतलब कि एक एंडिंग या इसको निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो आप अगर इस पूरे निबंध को अगर पढ़े होंगे तो लगता होगा कि नहीं स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक कुछ ना कुछ यहाँ फ्लो था और एक पैराग्राफ का दूसरे से लिंक था। तो यही आपको ऐसे में देखा जाता है। तो आप और भी मतलब ये देखते समय मोरल आंसर है, इस आधार पे आप इसमें बहुत कुछ और पॉइंट जोड़ सकते हैं। देखिए पहले इस प्लेलिस्ट को देख ले तभी कोई कमेंट कीजिएगा। ये तो एक मैं बता रहा हूँ कि मोरल आंसर, बाकी आपको एक आधार मिला कि हाँ इस निबंध में ये पॉइंट जोड़ सकते हैं। बाकी और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, सोशल सेक्टर पे ले सकते हैं, कुछ आपका आर्थिक सेक्टर पे ले सकते हैं, कई सारे इंटरनेशनल लेवल से कई सारा हम लोग संधि जल्दीबाजी में कर लेते हैं, बाद में वो सफल नहीं हो पाता है। फिर कई चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ पर आराम से जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ एक बेसिक जो होता है कि हाँ क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या क्या, ये मैं बताने की इसमें आपको कोशिश किया। बाकी आगे करते रहिए, इस तरह ऐसे आपको लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। और मेरा हमेशा मानना होता है कि जब आप मेंस देने जा रहे हैं एग्जाम, तो कम से कम बिहार स्पेसिफिक कहावत मुहावरे लगभग 50 के आसपास एक उसको लिख लीजिए। कुछ कुछ का एक इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट क्या लिखेंगे, भूमिका में क्या लिखेंगे, कौन कौन से बॉडी पार्ट में कौन सी कविता, कौन सा पंक्ति, वो अभी तैयार कर लें। बाकी और भी जो फिलोसफिकल बेस पे इशू है या पॉलिटिकल है या आर्थिक है, जो भी साइंस टेक वाला जो इशू है, तो उसमें भी जो भी टॉपिक है उसमें कुछ आप कंटेंट अभी से तैयार करके रखिए, उसके भूमिका को, बॉडी पार्ट को, तो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी क्या मिलेगा, हेल्पफुल मिलेगा। बाकी पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, आगे जो भी होगा इसमें लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।